हेलो एवरीवन। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार मौका देती है कि आप प्लेन का पायलट बन सकें, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता है और आपको सारे ही राइट्स इक्वली उतनी ही मिलती हैं जितने कि इंडिया के हर एक सिटीजन्स को मिलता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है आज तक। लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज़ डेमोक्रेसी, जो कि 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में। इंडियन डेमोक्रेसी में जितने भी पोजीशंस हैं गवर्नमेंट में, बेसिकली वो सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों या किसी भी कास्ट से हैं या आपका जेंडर कुछ भी हो। इवन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होता है इंडिया का, वो भी हम जैसे आप जैसे पब्लिक के बीच से उठ करके वो उस पोजीशन तक पहुंचता है। ये एक पॉजिटिव साइड है इंडियन डेमोक्रेसी में रहने वाले हर एक सिटीजन्स के लिए, और इसलिए इंडिया को एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। इसका एसेंशियल मीनिंग है कि जितने भी सिटीजन्स इंडिया में रिसाइड करते हैं वो सब इक्वल हैं जब बात लॉ की होती है। जब वो लॉ के सामने आते हैं तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी इक्वल हैं, भले ही वो इंसान क्वालिफाई करता हो या मेरिट लिस्ट में आता हो या नहीं आता हो, बट उनके पास पॉलिटिकल राइट्स इक्वली अवेलेबल हैं। आपको क्या लगता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इंडिया में एक एमएलए बनने के लिए? पोस्ट ग्रेजुएशन? नहीं। ग्रेजुएशन? नहीं। 12th क्लास? बिल्कुल भी नहीं। 10th क्लास? अरे बाबा नहीं, आपको तो एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ ये सोचने वाली बात है कि क्या ये लॉजिकल है? यस, ये लॉजिकल तब था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी और उस टाइम पे लिटरेसी रेट कितनी थी? सिर्फ 12%। तो उस टाइम के लिए ये लॉजिकल है, जो कि आज के मुकाबले में 58% कम थी, क्योंकि आज की जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक डेमोक्रेसी का काम होता है कि हर एक सिटीजन को एजुकेट किया जा सके, ना कि एक अनएडुकेटेड को लीडर बनाया जा सके। और ये होगा कब? जब मेजॉरिटी हमारे लीडर्स के एडुकेटेड होंगे। दे शुड ऑल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझे तो हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एक लीडर पे, उतनी ही ज़्यादा उनकी सैलरीज होंगी। बट यहाँ पे सैलरीज का और लॉजिक का वैसा ही रिलेशन है जैसे सलमान खान का और ऐश्वर्या राय का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरीज ऑफ एमएलएज। सो हर स्टेट्स के एमएलएज की सैलरीज बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें कि मैंने टॉप 10 स्टेट्स के एमएलएज की सैलरी यहाँ पे शो किया है, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सब की सैलरीज, मतलब वहाँ के एमएलएज की सैलरीज एक्चुअली में इक्वल नहीं होती है। वहाँ की अर्निंग्स के हिसाब से, वहाँ की स्टेट के साइज़ के हिसाब से उनकी सैलरीज को डिसाइड किया जाता है। जो सबसे पहला होता है वो होता है बेसिक सैलरी, फिर उसमें जुड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, जो कि स्पेसिफिकली एक एरिया को कवर करता है। बात जब एरिया को कवर करने की है तो कई बार उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना पड़ता है, और जब वो वहाँ पे जाएंगे तो उसमें भी तो पैसे लगेंगे, तो उसमें कन्वेंस और भी जोड़ लीजिए, टेलीफोन चार्जेस अलग से। प्लस एक एमएलए तो कभी अकेला काम कर नहीं सकता, तो उसके पास होता है एक सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी की भी सैलरी अलग से जोड़ लीजिए। ऐसे में टोटल अलाउंसेस के साथ में जब हम बेसिक सैलरी को जोड़ते हैं तो एक मस्त पैकेज बन जाता है। और प्लस एक साल में एक एमएलए एक्चुअली 1 लाख तक का जो ट्रैवल फेयर होता है वो फ्री में कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमपीज, जिनकी की सैलरी ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ अ मंथ होती है। एक साल में ऑलमोस्ट वो 50 लाख को क्रॉस कर जाते हैं, और उसमें कई सारे पर्क्स जो हैं जो बिल्कुल अलग से हैं, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन है, शॉफर ड्रिवन कार है, मतलब अपना पर्सनल ड्राइवर उन्हें मिला हुआ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके जो भी खर्च आएंगे उसको सेंटर बेयर करती है, और ट्रेन में फर्स्ट क्लास में वो अपनी आईडी प्रूफ दिखा करके ट्रैवल कर सकते हैं जब भी वो चाहें। प्राइम मिनिस्टर्स की सैलरी जो होती है वो एक एमपी से भी कम होती है, जो कि अभी के डेट में ऑलमोस्ट 2,80,000 है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को 5 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है। उसके बाद जब उनको रिटायरमेंट मिलती है तो पर मंथ 1.5 लाख रुपए उन्हें एज अ पेंशन मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि हर साल जो एमपीज को सैलरीज मिल रही होती हैं वो बेसिकली इन्फ्लेशन के साथ में, मतलब महंगाई के साथ में एडजस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो सैलरी थी 2022 में एक एमपी की 100 रुपये थी, और 2023 में इन्फ्लेशन 5% और बढ़ गया, तो उनकी सैलरी भी 5% से एडजस्ट हो जाएगी, जो कि 105 रुपये हो जाएगी 2023 में। इसका सीधा मतलब है कि इन्फ्लेशन नॉर्मल सिटीजन्स को या कॉमन सिटीजन्स को इम्पैक्ट कर सकती है, बट हमारे लीडर्स को कभी नहीं कर सकती। ये हमेशा उनको इम्पैक्ट करेगी जो टैक्स पेयर्स होंगे, जैसे मैं और आप।
तो ऐसे में क्या करें? क्या हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, या सर पे हाथ रख करके बैठ जाएं, या ये कहें कि इस देश में तो सारी चीजें ऐसी ही चलती हैं? नो, नॉट एट ऑल। वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस। जब बिहार कैबिनेट की हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 72% ऐसे मिनिस्टर्स हैं बिहार में जो बेसिकली क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ में हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में है कि इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो मिनिस्टर्स जिस पे सीरियस एलिगेशंस हैं, जैसे मर्डर या हाफ मर्डर, इन सारे मिनिस्टर्स को क्वालिफाई ही नहीं करने दिया जाए कि वो एक इलेक्शन में फाइट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को अपने मिनिस्टर्स से अर्ज करना चाहिए कि वो अपने पेंशन्स को छोड़ दें। जैसे गवर्नमेंट ने एक बार हमें एलपीजी पे मिलने हुए सब्सिडीज को छोड़ने के बारे में कहा था, और इस बात की हमें खुशी है कि हमने गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट किया। मैं गवर्नमेंट से उन मिनिस्टर्स को सब्सिडी छोड़ने का अर्ज कर रहा हूँ जिनके पास बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ऑलरेडी इतना अर्न कर पा रहे हैं कि उनकी लाइवलीहुड बहुत अच्छे से चल रही हो। मैंने इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया कि आप इंडिया के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, बट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करें। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कहाँ करना है। आप खुद से ये पूछिए कि ये वीडियो आपको कैसा फील करा रही है। क्या आप सैड फील कर रहे हैं, या आपको बुरा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो एक्चुअली एक लेसन देने के लिए है। हमारा नेता, जो कि सिर्फ एक नेता नहीं है बट पब्लिक के सेवक भी हैं, वो हमसे सैलरी भी लेते हैं और वो हमारे लिए काम भी करते हैं, तो वो हमारे क्वेश्चंस के लिए अकाउंटेबल भी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आएगा और अपने नेशन के लिए खड़ा होने के लिए आप में एक नई जोश देगा। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल आपसे शेयर किया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और मैंने इंडिया के डिजिटल हेल्थ सिस्टम पे, एक्चुअली इंडिया के पूरी की पूरी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया किस तरह से डिज़ाइन करेगी और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स और एंड यूजर्स को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी, और इस आइडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप जाकर के इस वीडियो को देखें।